हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर की। तो लास्ट क्लास तक के हमारे डिस्कशन में हमने चर्चा की किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड को हम कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड को हम जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इन चीज़ों को अच्छी तरीके से लिख लिया होगा और पढ़ लिया होगा, रिवीजन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ऐसा मैं एक आदर्श स्टूडेंट समझकर आपको ये मान के चल रहा हूँ। ऑब्वियसली आई कैन नॉट सी यू, सो आई एग्जैक्टली डोंट नो कि आप इसको पढ़ भी रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि आप सभी को ईडीसी को प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप चीज़ें भूलते जाएंगे। और थियोरटिकल सब्जेक्ट है, अगर आप सब्जेक्ट को फ्रॉम द डे वन कनेक्ट नहीं कर पाए देन इट विल बी always difficult for you. But this subject is actually conceptual and not that much difficult जितना हम इसको समझते हैं। तो conceptual है, so but it's important for you कि आप इसे एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रिवाइज करते रहेगा। So आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो लेट्स मेक द हेडिंग क्लासिफिकेशन। सो गाइज, क्लासिफिकेशन में there are so many categories। उसमें वेरी फर्स्ट कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी प्योर सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor। Extrinsic semiconductor। Guys, अगर हम नेचर की बात करें तो there is nothing which is perfectly pure in the nature। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर जो रॉ सेमीकंडक्टर हमको मिलता है क्ले से, तो वहाँ पर प्रोसेसिंग करके रिक्रिस्टलाइजेशन उसका करके कंप्लीट उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसके बाद भी जो सेमीकंडक्टर हमको मिलता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। अब उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके, जैसे मान लीजिए डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में चाहिए तो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी चल जाता है, कंसिडरेबल होता है। लेकिन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जरा सी भी इम्प्योरिटी अगर हुई तो ऑब्वियस है कि वो डिवाइस एज एक्चुअल परफॉर्म नहीं करेगी। तो जब भी हम सेमीकंडक्टर का सिलेक्शन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द डिवाइसेस, तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि जितनी ज़्यादा प्योरिटी हो सेमीकंडक्टर के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा है। बट आदर्श स्थिति की तरह, जैसे मान लीजिए प्योर सिलिकॉन है तो उसमें सिलिकॉन ही है, कोई और दूसरी इम्प्योरिटी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि सिलिकॉन इतना ज़्यादा है, 99% मान लीजिए, 98% मान लीजिए, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी अगर है भी तो वो कई बार कंसिडरेबल होती है। तो गाइज, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली नॉट दैट मच प्योर, बट वी कंसीडर इट एज अ प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, तो प्योर सेमीकंडक्टर वो हो गया जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। बट इंट्रिंसिक के अंदर ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें इम्प्योरिटी क्या है, बहुत मिनिमम है, एज मिनिमम एज पॉसिबल है। सो दैट्स वाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम बोलचाल की भाषा में कह लें या प्रैक्टिकल सेंस में कह लें प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। बट मैं आपको अपना स्टेटमेंट क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं है, ये थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी इसमें होती ही है। अब बात करते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अच्छा, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो बना लिया, लेकिन इससे हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता है। कंडक्टिविटी लिमिटेड होती है, कंडक्शन के लिए जो चार्ज कैरियर्स चाहिए उनका कॉन्सेंट्रेशन एक स्तर से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता किसी भी स्थिति में। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में जहाँ पर हाई कंडक्टिविटी मटेरियल की हमको नीड होती है, ओके, और आपको सेंसिटिविटी अकॉर्डिंगली वहाँ पर मैनेज करके चलना पड़ता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। अच्छा, एक्सट्रिंसिक में ऐसा क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने कोई बाहर का एलिमेंट, एक्सट्रिंसिक नाम समझ में, कोई बाहर का एलिमेंट हमने सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिला दिया। ओके,
या हम इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि हमने किसी बाहर के एलिमेंट की, कोई एक्सटर्नल एलिमेंट की डोपिंग कर दी, तो गाइज इस सेमीकंडक्टर को बोला जाता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। समझ पा रहे हैं आप, इसका नाम क्या है, डोप्ड सेमीकंडक्टर। पर्पस इज वेरी क्लियर कि आपने कुछ बाहर से इंप्योरिटी इसमें घोल दी, मिला दी, तो ये बन गया है अब डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो गाइज मोर पॉपुलरली हम जहां पर बात करेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर में, हालांकि और भी वेराइटीज इसमें हो सकती हैं डेफिनेटली, द वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप डोपिंग, एंड दूसरा होता है पी टाइप। अच्छा, ये एन टाइप पी टाइप क्या है? एन टाइप मतलब नेगेटिव कैरियर्स। तो एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बोलबाला है उसे हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप मतलब पॉजिटिव कैरियर्स, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर क्या है, होल्स का बोलबाला है। ओके, तो हम इनको एक एक करके डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में मैं शुरुआत करने वाला हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। सो दोस्तों, इस पूरे फ्लो चार्ट को आप नोट कर लें, एक बार लिख लिया है सभी ने? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेट्स मेक द हेडिंग गाइस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मन को समझाने के लिए हम इसी को बोल देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम क्या बोल देते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। कोई बुराई नहीं है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ ही प्योर सेमीकंडक्टर वर्ड यूज़ किया जाए तो आप घबराएं नहीं, कंफ्यूज ना हो। ओके, इसका मतलब यही है कि वो कंसिडरेबली प्योर है। अंडरस्टूड? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। आप जानते ही हैं प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स आर प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। ओके, ब्रीफ में मैं कहानी आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा आपके लिए इसे रिकॉल कर देता हूं। देखिए, ये सिलिकॉन एटम है, ये 4 नियर बाय सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे इधर वाला सिलिकॉन भी और उधर वाला सिलिकॉन भी, ये सब एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है, बोले तो कनेक्टेड है इस तरह से। इसमें तो ये कनेक्टेड है, ऐसा ये कनेक्ट हमने किया, बोला इसे इसको कनेक्ट कर देने का। ऐसे बैठ के बनाते रहेंगे ना तो सुबह से शाम, शाम से फिर सुबह हो जाएगा। ऐसी कैलेंडर बदल जाएगा, गर्मी में बना रहे होंगे, ठंडी आ जाएगा, बरसात भी निकल ही आएगा। चलिए भाई, इस तरीके से आप जब फुर्सत में हो तो 2-3 पेज भर लेना इससे, है ना। ज़्यादा फुर्सत हो तो एक रजिस्टर ले आना, उस पर लिखते रहें। बट इट्स आई थिंक सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्कोर नहीं, अंडरस्टैंडिंग। देखिए भाई, ऐसा कुछ है सिलिकॉन। ये सिलिकॉन है बिल्कुल सोया हुआ। सोया हुआ कब है ये? T = 0 केल्विन पर। T = 0 केल्विन पर सभी सिलिकॉन एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए हैं, दोस्तों के साथ कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। ये वाला सिलिकॉन ये 4 दोस्तों के साथ मिला हुआ है, इधर 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 इधर। ये डॉटेड लाइन दिखा रही है कि और भी सिलिकॉन आगे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों, ये है सिलिकॉन की संरचना, स्ट्रक्चर 0 केल्विन टेम्परेचर पर। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। At T = 0 Kelvin, all the silicon atoms participating in the covalent bond formation, तो कोई भी चार्ज कैरियर इसके अंदर नहीं है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आपने सप्लाई को कनेक्ट कर दिया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि चार्ज कैरियर्स ही नहीं है। चार्ज करंट फ्लो कब होगा, कंडक्शन ऑफ करंट कब होगा साथियों? जब उसमें चार्ज कैरियर्स होंगे। तो ऑब्वियस है कि यहां पर कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है, इसलिए कंडक्शन ऑफ करंट नहीं होगा। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। एट T = 0 केल्विन, लिखो भाई, बोल रहा हूं, लिखो। एट T = 0 केल्विन, ऑल द सिलिकॉन एटम। मैं थोड़ा जल्दी भी बोलूंगा तो आप अपनी स्पीड से स्लो करके आराम से लिख लेना, है ना, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा लिखाने में। तो मैं एक लाइन एक बार बोलता जाऊंगा, यही तरीका हम रखने वाले हैं। एक लाइन एक बार बोलता जाऊंगा और आराम से आप स्क्रीन को आगे पीछे करके उसको, है ना, वीडियो को आगे पीछे करके आप आराम से उसको नोट कर लेना, ठीक है, इत्मीनान से। तो मैंने बोला एट T = 0 केल्विन, ऑल सिलिकॉन एटम
participating in covalent bond formation. Hence, there is no charge carrier at T is equal to 0 Kelvin. Therefore, in this condition, if electric field is applied across the terminal of silicon, then no current will flow. कोई करंट फ्लो इसमें नहीं होगा। अब हमने क्या किया, अब इसी को नोट कर लो आप, है ना। मैं इसी को कॉपी मार लेता हूं यहीं से, जिससे हम अगले पेज पर चले जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लिया है, जिनको लिखना फटाफट लिख लो। नोट किया। चलिए अब बात करते हैं हम। अब हमने इसको दिलाया गुस्सा, टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, भाई साहब गुस्सा आ गई इसको। अब गुस्सा कितनी आएगी देखें, देखें T इज इक्वल टू, हमने बोला कि रूम टेम्परेचर कर दिया, कमरे में ले आया सिलिकॉन को, भाई साहब अभी रखा हुआ था 0 केल्विन पर, तो सब कुछ मिनिमम एनर्जी पे था। ओके, तो मिनिमम एनर्जी से अब हम कहां पे लेके आ गए इसको, रूम टेम्परेचर पे लेके आए। थर्मल एनर्जी आपने दे दी 0 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही होगा ना, 0 केल्विन से 300 केल्विन, तो कितना टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, 300 टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब नेचुरली इस थर्मल एनर्जी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। गाइज कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटते हैं तो क्रिएट होती हैं वैकेंसीज। ये हुई वैकेंसी क्रिएट, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ गाइज, तो ऑब्वियस है यहां से जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव करके यहां पर आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया। अब आप जानते हैं कि यहां पर 1 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पर, क्या मैं बोलूं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पर, अभी क्वेश्चन लिखना सुनो ध्यान से, 1 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पर, व्हेन इफ, ऐसे लिखो, इफ 1 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक, देन क्या हुआ है देखो जरा, क्या मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट हो चुका है। यस, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन एंड 1 होल इज क्रिएटेड। ये हमने बात बहुत आसानी से इस चीज को समझ लिया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिलिकॉन के अंदर शुरुआत में जब टेम्परेचर कम था तो सभी सिलिकॉन एटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सिलिकॉन में थर्मल एनर्जी मिली, कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हुए। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटेगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, और एक क्रिएट होगा कौन, होल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि थर्मल एनर्जी के थ्रू, सुना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, थर्मल एनर्जी के थ्रू जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर टूटेंगे वो सभी इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करेंगे। क्या यह बात सच है? बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो सिलिकॉन में शुरुआत में कंडक्शन ऑफ करंट नहीं हो रहा था 0 केल्विन पर, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होना शुरू हो गए। मान लीजिए 10 लाख इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, 10 लाख ही होल क्रिएट होंगे कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल। थर्मल एनर्जी से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रिएट होने वाले हैं। तो क्या दोस्तों यहां पर जितने नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बने, नेगेटिव चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स बने, क्या उतने ही होल्स भी बने? बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि यहां पर चार्ज कैरियर्स का जनरेशन सिर्फ थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा है। यानी कि यहां मैं ऐसे बोलूं कि यहां पर चार्ज कैरियर्स का जनरेशन सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होने से हो रहा है। तो जब कोई एक बॉन्ड टूटता है, कोई एक भी बॉन्ड अगर टूटता है, तो वहां पर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, वो भी बराबर संख्या में। लिखिएगा इस सारे पॉइंट्स को, मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारे पॉइंट लिखें। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एनर्जी, covalent bond becomes weak, start breaking due to ऐसे लिखो, if 1 covalent bond break then 1 free electron and 1 hole is created.
हैंस, आगे लिखो इसके, हैंस इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या बोल सकते हैं गाइस हम लोग, क्या ही बोल सकते हैं बताओ, इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बोलो 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 बोलो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा, जिसको हम लिखते हैं एन नॉट, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, याद आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, ऊर्जा के मॉडल पे बात करें, बैंड मॉडल पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, जिसको लिखते हैं एन नॉट से, याद आ रहा है, भूल गए, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन द, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन की, देखो इंटर एटॉमिक गैप में जो इलेक्ट्रॉन आ गया, इसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम बैंड मॉडल से समझना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन बैंड में है, यस और नो। यहां पर ये बैलेंस बैंड में थे सभी इलेक्ट्रॉन, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, उस कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में और बैलेंस बैंड के अंदर क्रिएट हो चुका है होल। बात समझ आ गई, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो है इक्विवेलेंट टू द बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बैंड, और इंटर एटॉमिक गैप में जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वो इक्विवेलेंट है किसके, कंडक्शन बैंड के। अंडरस्टूड नॉट, यस। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। इतनी बात आपको समझ में आनी जरूरी है, यहां तक की बात को एकदम गांठ बांध लीजिए आप। अंडरस्टूड है सभी को गाइस, हाँ जी, इसको नोट करें जल्दी से। ओके, चलिए इतनी बात हमने समझ ली। अब बात करते हैं फर्मी लेवल की, इसी फॉर्मूले के आधार पर, इसको लिख लो, लिख लिया, चलिए नेक्स्ट लिखें पॉइंट, हेडिंग कर लो, नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग करो, लिखिएगा फर्मी एनर्जी लेवल या फर्मी एनर्जी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो देशवासियों, आज हम बात करने वाले हैं फर्मी एनर्जी लेवल की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। समझिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंस, अभी मैंने जो चीज बोली, सिंस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड is equal to number of holes in the valence band, since in intrinsic semiconductor number of free electron n naught is equal to p naught। क्लियर है, n naught is equal to p naught। अच्छा, n naught की वैल्यू अगर हम समझें तो क्या हम फॉर्मूला याद है, हम सभी को याद होना जरूरी है, मैं लिख देता हूं, ईमानदारी से आप सभी लोगों को इस फॉर्मूलेस को याद करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता है, इसका याद करना ही पड़ेगा। EF माइनस EC अपॉन KT इक्वल टू, यहां पर क्या लिखते थे, याद आ रहा है सभी को, NV। अब आप लोग बोलो क्या लिखते हैं, NV एक्सपोनेंशियल ऑफ, मैं लिख रहा हूं, आप लोग चेक करना सही लिखा है कि नहीं, चेक करना इन द सेंस क्या आपका दिमाग भी ऐसे ही बोल रहा है कि यही होगा। चेक करने का मतलब है ये, है ना, क्या मतलब है चेक करने का, कि आप वेरीफाई करके देखें अपने दिमाग से कि या मैंने, आपको भी यही याद था कि कुछ और याद था, ठीक है, सही लिखा है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, फर्मी एनर्जी। सो लेट्स रीअरेंज दिस, क्या किया जाए, इसको इधर भेज देते हैं, उसको इधर भेज देंगे, तो क्या आएगा देखो जरा, रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आएगा। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन की एक आध दो स्टेप गायब कर दूंगा, बुरा मत मानना। NC अपॉन NV इक्वल टू, इसको मैंने इधर भेजा और इसको इधर किया, ठीक है, कर लें इतना, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, सब विद्वान हैं। देखिए ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में आ गया हमारे पास EV माइनस EF, और ये सब पावर हो जाएंगी अब नेगेटिव, माइनस EF, और ये हो गया प्लस EC। यहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने सही लिखा है सब कुछ, पावर आ गया KT। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लो पहले इतना। चलो अब हम करने वाले हैं इसका टेकिंग लॉग, बोथ साइड टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं इसका।
ये आपको मेरे साथ साथ आपको भी ये कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देखिए 2EF हो जाएगा कि नहीं, माइनस में 2EF, अंडरस्टूड है। चलिए क्या लिखेंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं करी यहाँ तक, सही है। चलो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ EC प्लस EV माइनस 2EF डिवाइडेड बाय KT, डिवाइडेड बाय व्हाट, KT, डिवाइडेड बाय KT, ये लिखा। और यहाँ पर हमने लिया है दोनों तरफ का लॉग, तो लॉग बेस E के अंदर आ गया ये, और यहाँ पर भी आ गया लॉग बेस E NC बाय NV। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए गाइस, अब जरा आप जानते हैं लॉग बेस E में E अगर हो लॉग, आप एक चीज़ और ध्यान रखो, सभी को पता होगी वैसे, ये m टू द पावर n जब होता है तो बेस E हो या m हो कुछ भी हो, n log m हम इसको लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, भाई साहब मैं कैलकुलेशन गायब करूँगा इसलिए आप ध्यान से समझो क्या मैं बात कर रहा हूँ। और जब भी log टू द बेस E में E आ जाता है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिएगा m टू द पावर n बन रही है, n कितना है ये, तो ये क्या, ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा इधर, बिल्कुल। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा EC प्लस EV माइनस 2EF डिवाइडेड बाय KT टाइम्स log टू द बेस E इज इक्वल टू log टू द बेस E NC बाय NV। सही लिखा है यहाँ तक। चलिए तो ये हो गया 1। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट EF की वैल्यू लिखने वाला हूँ। देखिए क्या आएगा, 2EF इज इक्वल टू आएगा, 2EF इज इक्वल टू आएगा EC प्लस EV माइनस KT को हमने उधर भेज दिया, ठीक है। तो आ गया EC प्लस EV माइनस KT। अब आप कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा गाइस, मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पर करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हमने किया। अब हमारे पास फाइनल आ गया E फर्मी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके, माइनस KT बाई 2 log टू द बेस E NC अपॉन NV। तो गाइज हमारे पास ये आया है फार्मूला। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर दो चॉइसेस हैं। लेट मी गिव यू टू चॉइसेस। द फर्स्ट इज कि आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट तो बहुत यूजुअल सा है, एन नॉट इक्वल टू पी नॉट होगा, एन नॉट की वैल्यू ये होगी, पी नॉट की वैल्यू ये होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है, मतलब आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप गलतियां नहीं करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, एन नॉट इक्वल टू पी नॉट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, और एन नॉट का वैल्यू ये होती है, पी नॉट की वैल्यू ये होती है। अब आपको जब भी न्यूमेरिकल में फर्मी एनर्जी पूछी जाएगी, आप इस रिलेशन में इस फॉर्मूले को पुट करें और यहीं पर ही इस कैलकुलेशन को करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको इतना सब कुछ यहां तक फॉर्मूलेज में बहुत ज़्यादा नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, पहली चीज़। और आपको जरूरत पड़े तो आपको यहां तक आना भी आना चाहिए। ये तो एक तरीका होगा। दूसरा तरीका ये हो गया, जिनको याद करना है कर सकते हैं, याद मेमोरी है तो आप बिल्कुल इनको याद भी रख सकते हैं। ये सेकेंडरी है याद करना इसको, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल तो आएगा, आ सकता है, चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट याद करना इनको जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें अगर बेसिक फॉर्मूला मालूम है उसी से हमने रीअरेंज करके यहाँ पे लिया। देखिए कई बार होता है कि रिजल्ट्स को यूज कर लिया गया, पुराने रिजल्ट्स को यूज करके फिर एक नया फॉर्मूला बनाया गया, उसको याद करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको मान लीजिए एट दैट मोमेंट वो जो फॉर्मूला हमने उठा के कहीं से यूज किया वो क्लिक नहीं किया, तो फिर आप एग्जाम में फंस जाएंगे। यहां पर आई हैव सिंपली डन द कैलकुलेशन, मैंने एक्चुअली जो फॉर्मूला यूज किया है वो ये है, ये रिलेशन और दूसरा रिलेशन ये, ठीक है। इन दोनों के इंडिविजुअल वैल्यूज को मैंने यूज किया, इन दोनों के आपस के रिलेशन को यूज किया है। दिस इज द फिलोसफी बिहाइंड दिस। अब उसके बाद मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया, तो वो कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे, तो आप इसको रिजल्ट को याद नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन फंस जाएंगे तो आप इसको याद रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। देखिएगा अब हम एक चीज़ और इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से। आप एक चीज़ और जानते हैं, सेंस। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये आपको बताया हुआ है। मैंने बोला था कि जो इफेक्टिव डेंसिटी है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जिसको हम बोलते हैं NC या NV, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड को बोला NC, और इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द वैलेंस बैंड को बोला NV।
आप जानते हैं कि जो Nc है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मुझे बोलना चाहिए इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 3/2 पावर के प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज आप ये भी जानते हैं कि जो Nv है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इफेक्टिव मास ऑफ होल के पावर 3/2 के। बाकी सब कुछ यहां पर दोस्तों कांस्टेंट है, Nc में भी उतना ही है, Nv में भी उतना ही है। ओके, प्लांक कांस्टेंट वगैरह तो पाई है, 4 पाई, प्लांक कांस्टेंट, वो सब क्या कांस्टेंट मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो वो सब कांस्टेंट्स हैं, तो हम वो कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। हमको रेशो में इसको यूज करना है, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट को हटा के सिर्फ हम इस रिलेशन को ही यूज कर सकते हैं। सो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लिसन, क्या होगा, ई फर्मी इक्वल टू हो जाएगा EC प्लस EV डिवाइडेड बाई 2 माइनस, बोलो क्या होगा, KT बाई 2 log टू द बेस E। अच्छा, Nc को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पावर 3/2 लिख सकता हूं मैं गाइज, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। mc स्टार डिवाइड, इसकी भी पावर 3/2 है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, mh स्टार होल पावर कितना आ गया, 3/2। क्या ये वो बन गया log m टू द पावर n, ये 3/2 को आगे भेज देंगे। तो E फर्मी हमारे पास अब आ चुका है EC प्लस EV डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये 3/2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3KT/4 हो जाएगा, log टू द बेस E है, इधर बोले तो आएगा mh स्टार। ये हमारे पास ये और फॉर्मूला आ चुका है। दिस इज, इसमें भी कोई बहुत तीरंदाजी दोस्तों नहीं है। अगेन, आपको अगर ये रिजल्ट मालूम है तो आप वहीं से ओरिजिनल फॉर्मूले से चल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी, यहां तक को इसको नोट कर लें आप सभी लोग। लिख लो फटाफट, शुरुआत से लिखना शुरू करो गाइज, जागो जागो जागो, इसको लिखो फटाफट। इतना लिख लिया, धड़ 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 स्क्रीन चलती, देखो ऐसे लिखो, यहां तक लिख लिया, अब ये लिखो, लिख लिया है, चलिए ये लिखिएगा, लिख लिया है, लिख लिया मतलब स्क्रीन को रोको, लिख दिया करो, है ना। मैं स्क्रीन आपके सामने लेके आता हूं, फिर रोक दिया करो स्क्रीन, लिखा, लिख लिया, चलो भाई इतना हो गया, यहां तक कहानी क्लियर है। चलिए एक पॉइंट और मुझे बताना है, अगर ऐसा हो कि जो कंडक्शन बैंड के अंदर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बराबर हो जाए किसके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द बैलेंस बैंड। अच्छा, ये केस मैंने डिस्कस भी किया था, जिनको याद होगा वो इस चीज को समझ पा रहे हो। देखिएगा, मैं अगर आपसे बोलूं, क्या बोलूं आपसे, इफ, नोट लिख लो चाहो तो, इफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू हो डेंसिटी ऑफ स्टेट इन बैलेंस बैंड, तो गाइज क्या ई फर्मी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहां पे कितना आएगा, log टू द बेस ई NC इज इक्वल टू NV, log टू द बेस E 1 हो गया तो इसका वैल्यू होता है 0, तो गाइज EC प्लस EV आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। समझो ध्यान से, यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, जब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड इक्वल टू हो जाए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द बैलेंस बैंड, तो उस केस में फर्मी लेवल सेंटर में आता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये है एनर्जी की स्केल, और इस एनर्जी की स्केल पर आप जानते हैं सभी लोग कि यहां पर है बैलेंस बैंड, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड, हायर एनर्जी लेवल। तो गाइज इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप एक चीज बोल सकते हैं, इफ Nc इक्वल टू Nv, देन फर्मी एनर्जी EF will be at center of center of balance band and conduction। मतलब कहने का ये है कि फर्मी लेवल जो होगा वो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के सेंटर में होगा गाइस। बात समझ गए? यही बात मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। EV EC ये
This is for intrinsic semiconductor. It will be at the center of line. ओके, सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। उससे पहले एक होमवर्क में क्वेश्चन देके जा रहा हूं, आप सभी लोगों को वो क्वेश्चन ट्राई करना है। दिस वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। गाइज, आपका समय शुरू होता है, आप इसको नोट कर लें जल्दी से। करा दूं, अभी करा दूं? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर गैप ये कहाँ पे जाएगा ये बताना है। चलो होमवर्क में रखते हैं, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर बात करेंगे इस क्वेश्चन की, डिस्कशन की, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मास एक्शन लॉ को समझेंगे हम अगली क्लास में। सो दोस्तों, फिर उसके बाद एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और आगे ईडीसी अब फुल फ्लेज अपना ट्रैक पकड़ चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।